जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा, आपका अपना दोस्त, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर प्रतिदिन की तरह आज 17 फरवरी सुबह 7 बजे लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। करंट अफेयर की सीरीज चालू करें उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो कोचिंग जंक्शन का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे जो है कोचिंग जंक्शन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं हैं, यूपीएसआई, यूपीटीईटी, सीटीईटी, लेखपाल, कांस्टेबल, इन सब की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको कराते हैं। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की सीरीज को इस न्यूज़ के साथ। न्यूज आई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव जीत लिया है एक भारतीय महिला ने। उस भारतीय महिला का नाम क्या है, इसी प्रश्न से शुरुआत करनी है। हेडलाइन है आपका, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है? कहाँ की बात हो रही है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में। वहाँ अभी हाल ही में एक भारतीय महिला है रश्मि सामंत। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? रश्मि सामंत। रश्मि सामंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव पद जीत लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, कहने की बात नहीं है। शिक्षण गतिविधि की बात करें तो लगभग 11वीं शताब्दी से ही मान के चलिए यहाँ अध्यापन के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इस समय जो है यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी या किसी भी क्षेत्र की बात हो तो जो भी रिसर्च वर्क होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जो है सबसे टॉप कैटेगरी पर रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी ने पूरे दुनिया को लगभग 72 नोबेल लॉरिएट्स दिए हैं। ठीक है ना? इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए व्यक्ति लगभग 72 व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जो है जीत चुके हैं। तमाम देशों के बड़े बड़े राजनेता, सरकारी पद पर बैठे उच्च व्यक्ति, सब के सब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महिमा मंडन की कोई ज़रूरत नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पब्लिकेशन हाउस है जिसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उसकी जितनी किताबें चलती हैं वो पूरे दुनिया के हर एक भागों में उपलब्ध रहती है। आप यहाँ अपने यहाँ भी देखेंगे तो आपके यहाँ भी तमाम छोटे बड़े विषयों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की कई किताबें उपलब्ध होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो आप देख रहे होंगे कि एक डिक्शनरी आती है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी आपको उपलब्ध होगी। लेकिन न्यूज आज हमें जो ध्यान देना है वो न्यूज़ यह ध्यान देना है कि वहाँ उस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, उस प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय महिला रश्मि सामंत ने क्या जीत लिया है? छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि छात्र संघ अध्यक्ष कितना महत्वपूर्ण पद होता है। वह दिखाता है कि आपका उस विश्वविद्यालय में कितना पकड़ है, आपकी पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों पर कितनी पकड़ है। ठीक है ना? और विकल्प दिए गए हैं, जैसे मानसा वाराणसी दिया है, मान्या सिंह दिया है, ग्रेटा थनबर्ग दिया है। ये सब भी नाम बड़े चर्चा में है न्यूज में इस समय। मानसा वाराणसी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अभी अभी मिस इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है ना? किसका खिताब जीता है? मिस इंडिया का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने, इसलिए इनका नाम भी चर्चा में है। मान्या सिंह है, ये जो है मिस इंडिया की रनर अप रही है। रनर अप कहने का मतलब हुआ कि ये जो है सेकंड पोजीशन पर रही, खिताब तो नहीं जीत पाई लेकिन क्या रही? दूसरे पोजीशन पर रही। ये एक रिक्शा चालक की बेटी थी, इस वजह से जो है इनका नाम काफ़ी फेमस हो गया है कि एक गरीब घर से आने वाली बेटी भी जो है ब्यूटी कंपटीशन में जो है उच्च पद तक पहुंच सकती है। ग्रेटा थनबर्ग भी बहुत चर्चा में चल रही है, लगभग 2-3 सालों से चर्चा में चल रही है। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरणविद है, कह लीजिए पर्यावरण एक्टिविस्ट है और अभी उनका नाम जो है जोड़ा जा रहा है किसान आंदोलनों के संदर्भ में। एक ट्विटर पर जो है ट्वीट की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी जिसमें उन्होंने गलती से एक टूल किट ट्वीट कर दिया था। वह टूल किट यह दिखाता था कि कैसे जो है भारत का दुष्प्रचार करना है। इस वजह से भी ग्रेटा थनबर्ग का नाम चर्चा में है। दिल्ली पुलिस उस टूल किट की जांच कर रही है जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
बेंगलुरु से एक महिला की गिरफ्तारी हुई है जिनका ग्रेटा थनबर्ग से जो है संपर्क रहा था। खैर, हमें उस मसले में नहीं जाना है, दिल्ली पुलिस का अपना काम है, वो जांच करती रहेगी। यहाँ हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव रश्मि सामंत ने जीता है। मानसा वाराणसी इस समय भारत की मिस इंडिया है इस वर्ष के लिए। मान्या सिंह जो है क्या रही है, उसकी रनर अप रही है, रिक्शा चालक की बेटी है। और ग्रेटा थनबर्ग क्या है, एक पर्यावरण कार्यकर्ता रही है। ठीक है ना, 4 पॉइंट्स जो है आपको इस प्रश्न से मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगली न्यूज और अगला प्रश्न। न्यूज है स्वास्थ्य मंत्रालय से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र और केरल की लापरवाही से, दोनों राज्य सरकारों की लापरवाही से तेजी से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में कोरोना संक्रमण जो है अपने पीक स्टेटस को पार कर चुका है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन औसतन 10,000 लोगों के संक्रमित होने की न्यूज रहती है। लगभग प्रतिदिन अभी भी 10,000 के आसपास, कभी कम कभी ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ऑब्जर्व कर रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को उस ऑब्जर्वेशन में पता चल रहा है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र और केरल में जो है औसतन मसले जो है कोरोना वायरस के ज़्यादा हैं, जिस वजह से पूरे भारत का भी औसत क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जब भी बात आती है तो एक सदैव एक संदर्भ, एक प्रश्न उठ जाता है कि इस समय भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इनका फोटो भी दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री होने के अलावा भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय में भी काम करते हैं, यानी भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्री भी हैं। ठीक है ना, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। दूसरा नाम दिया है पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल को आप जानते हैं, यह कामर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। तीसरा नाम दिया है अश्विनी कुमार चौबे का। यह स्वास्थ्य मंत्रालय में ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। ठीक है ना, क्या है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। अश्विनी कुमार चौबे क्या है, भारत के स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, हेल्थ स्टेट मिनिस्टर है। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी इस समय पूरे 2-3 महीने से बहुत अधिक चर्चा में है, क्योंकि वो भारत के इस समय कृषि मंत्री है और कृषि मुद्दे जो है इस समय पूरे देश के समाचारों में सबसे ज़्यादा जो है हावी है। ठीक है ना, स्वास्थ्य मंत्री आपने जान लिया, हर्षवर्धन जी थे। अब चलते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूज है विदेश सचिव जो है आज जा रहे हैं रसिया। रसिया उनकी जो है 2 दिवस की यात्रा है और प्रश्न पूछा गया है कि भारत के विदेश सचिव कौन है। तो भारत के विदेश सचिव आपको फिगर में दिखाई पड़ रहे हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। ठीक है ना, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। आज जा रहे हैं रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर। पहले समझ लेते हैं कि वह रूस जो है इस समय क्यों जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। इस मैप में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है रसिया का। ठीक है ना, पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो पाएंगे ये पूरा क्षेत्र क्या है, रसिया का। इतना बड़ा विशालकाय देश है रसिया। ठीक है ना, बहुत बड़ा विशालकाय देश है। अमूमन एक रफ स्केच है, इसका एग्जैक्ट सीमांकन न करिएगा, एक प्रदर्शन के लिए ही है। तो इतना बड़ा विशालकाय देश है रसिया, यानी संसार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है ना, नाम क्या है, रूस। पहले इसे क्या कहा जाता था, आप कमेंट में करके बताएंगे, आप जरूर सुने होंगे रूस को पहले क्या कहा जाता था। ठीक है ना, अमेरिका को अगर संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, यूएसए कहा जाता है, तो रूस को क्या कहा जाता था। यह इस समय अभी भी संसार का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, जबकि इसी से ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र इसी से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। इतना बड़ा क्षेत्र इससे अलग किया जा चुका है। ठीक है ना, मैं बता ही देता हूँ, उस समय जो है यूएसएसआर रहता था, उसका नाम क्या था, यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ कहते थे उसका, छोटे में कहा जाए तो क्या कहते थे, सोवियत संघ कहते थे। ठीक है ना, इस सोवियत संघ में जो है ये जो तमाम देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान भी बहुत पहले हिस्सा था, किर्गिस्तान, ये सब जो है किसके थे, ये सब जो है रूस के हिस्से थे। हालांकि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो ये सब जो है अलग अलग राष्ट्र बन गए।
अब ये जो है क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य है। और इसकी समस्या ये है कि यह जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, ठीक है ना। इसलिए जब भी हम रसिया को पढ़ते हैं तो रसिया को हम क्या पढ़ते हैं, यूरोप और एशिया के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। तो इसका एक अलग ही मैप आ जाता है, यूरेशिया, ठीक है ना। इसको हम यूरेशिया के मैप में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जहाँ यूरोप और एशिया दोनों का मैप होता है। इसका जो पश्चिम वाला पार्ट है ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, और यह अपेक्षाकृत देखा जाए तो इस वाले पार्ट से पूर्वी पार्ट की तुलना में यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ विकास की दर जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो जनसंख्या घनत्व है वो भी रसिया के इस पश्चिमी वाले क्षेत्र पर ही है। पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे, इधर जाएंगे साइबेरिया वगैरह क्षेत्र में जाएंगे तो इधर जो है जनसंख्या घनत्व न के बराबर है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो क्षेत्र है, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, यह प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से जो है प्राकृतिक संसाधन जो है यहाँ भरे पड़े हैं, इसलिए यह क्षेत्र क्या हो जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रसिया चाहता है इस क्षेत्र का दोहन करना। मैं आपको संदर्भ देता हूँ किसका, हर्षवर्धन श्रृंगला की इस दौरे की, ठीक है ना। पहले भारत को दिखा दूं कि भारत कहाँ है। ये है भारत, ठीक है ना, आपने देखा ये है भारत। और भारत के ठीक अगर मैप में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध पर आपको क्या दिखता है, उत्तरी गोलार्ध पर आपको दिखता है रूस, ठीक है ना। रूस कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। यहाँ क्या दिखता है आपको, ये दिखता है आपको रूस, और ये है भारत। तो अभी 1 साल पहले, पिछले साल जो है रूस ने जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें रूस का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, एक पोर्ट है रूस का, उसका नाम है ये एक पॉइंट है, इसका नाम है व्लादिवोस्तोक। क्या नाम है, व्लादिवोस्तोक। यह जो है रूस का सबसे पूर्वी छोर का पोर्ट है, ठीक ना, बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। रूस चाहता है कि इस पोर्ट के जरिए इस पूरे क्षेत्र का क्या किया जाए, विकास किया जाए, और यहाँ पड़े प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, जिससे रूस के विकास को गति मिल सके। भारत भी जो है बहुत रुचिकर है, क्योंकि यहाँ क्या पड़ा हुआ है, यहाँ जो है जीवाश्म ईंधन मिलने की ढेर सारी संभावना है, फॉसिल फ्यूल्स मिलने की ढेर सारी संभावना है। इसलिए भारत भी जो है इस सम्मेलन में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। अभी हर्षवर्धन श्रृंगला यानी भारत के विदेश सचिव रसिया जा रहे हैं, तो उनका 2 महत्वपूर्ण काम है। एक महत्वपूर्ण काम है, भारत और रूस के बीच हर वर्ष द्विपक्षीय बैठक होती है, ठीक है ना। भारत और रूस के बीच हर वर्ष द्विपक्षीय बैठक होती है। इस बार यह द्विपक्षीय बैठक संभव नहीं हो पाई। कारण उसका गिनाया गया कि कोरोना वायरस के कारण जो है यह द्विपक्षीय बैठक संभव नहीं हो पाई, ठीक है ना। लेकिन कुछ जानकार बताते हैं कि रूस जो है भारत के कुछ कदमों से नाराज है। जैसे भारत ने जो है चीन को घेरने के लिए क्वाड का गठन किया है। किसका गठन किया है, क्वाड। और क्वाड में आप जानते हैं पश्चिम के 4 शक्तिशाली राज्य शामिल है। पश्चिम कह लीजिए, थोड़ा सा एक इधर का भी क्षेत्र शामिल है। एक तो स्वयं शामिल है, कौन, अमेरिका सम्मिलित है, दूसरा भारत सम्मिलित है, तीसरा जापान सम्मिलित है, और चौथा क्या सम्मिलित है, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो नोट कर लीजिएगा। क्वाड जो है 4 देशों का एक औपचारिक समूह बन गया है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड के गठन से जो है रूस चिंतित है। रूस को लगता है कि यह चीन के विरुद्ध तो है ही, अमेरिका जो है इसका उपयोग कहीं न कहीं रूस को नियंत्रित करने में भी कर सकता है, क्योंकि इसका जो गठन किया गया है वह जो है इंडो पैसिफिक को लेकर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को ध्यान में रख करके किया गया है। इंडो पैसिफिक को हिंदी में कहते हैं हिंद प्रशांत। क्या कहते हैं, हिंद प्रशांत। हिंद प्रशांत एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, ठीक है ना। हिंद प्रशांत क्या है, एक ज्योग्राफिकल इकाई है, जो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, जो समूचे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले क्षेत्रों को दर्शाता है। ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ से जो क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर है आपका, वहाँ तक लेकर के ये जो पूरा क्षेत्र है इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किसका गठन हुआ, क्वाड का गठन हुआ। क्वाड में 4 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अमेरिका,
जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। यहाँ पड़ता है अमेरिका, मैप में आप दिखेंगे, ये पड़ता है भारत, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया और ये पड़ता है जापान, ठीक है ना। इन चारों देशों का क्या हुआ, क्वाड के अंतर्गत गठन हुआ। अब रूस क्या है, उससे नाराज है। रूस को लगता है कि इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो है रूस के स्वतंत्र आवाजाही पर भी थोड़ा सा प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है ना। इस वजह से रूस नाराज है। और जानकार बताते हैं कि भारत और रसिया, इंडो रसिया की जो सालाना वार्षिक बैठक होती है, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है इस कदम से नाराज होकर के बैठक को जो है, बैठक में शामिल नहीं हुए, न तो बैठक की कोई जो है डेट निर्धारित हुई। जो जानकार है वो कहते हैं कि अगर फिजिकल बैठक नहीं हो पाती तो कम से कम वर्चुअल मोड में बैठक कर लेते हैं। भाई वर्चुअल मोड में कौन सा कोरोना का खतरा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हो नहीं पाया, तमाम तरह के कारण गिनाए गए, कोरोना का बहाना बनाया गया। अब उसी दोनों क्षेत्रों को साधने के लिए भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला, विदेश सचिव वर्तमान कौन है, हर्ष श्रृंगला नाम है, ठीक है ना। वो कहाँ जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं। उनका पहला काम तो मैंने आपको बताया, भारत और रूस के बीच होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय बातचीत को फिर से एक नया डेट पर शुरू किया जाए। कौन सी तिथि जो है निर्धारित की जाए द्विपक्षीय बैठक की, एक तो उसको तय करना है। दूसरा काम ये करना है कि मैंने आपको एक पोर्ट बताया था, बंदरगाह का नाम बताया था, व्लादिवोस्तोक। क्या नाम बताया था, व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक और भारत का चेन्नई है, ठीक है ना। भारत का ये है चेन्नई और ये है व्लादिवोस्तोक। तो भारत और रूस दोनों मिल करके व्लादिवोस्तोक और चेन्नई कॉरिडोर शुरू करना चाहते हैं, ठीक है ना। ताकि इस क्षेत्र में जो है भारत रसिया, अभी भारत रूस का व्यापार ज्यादातर इधर क्षेत्र से होता है, ठीक है ना। भारत चाहता है, भारत और रसिया दोनों चाहते हैं कि जो व्यापार हो वो इस रूट के जरिए भी हो, मलक्का की खाड़ी से होते हुए, दक्षिण चीन सागर से होते हुए, जापान सागर से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाए, व्लादिवोस्तोक तक, ताकि यहाँ जो बड़े भरपूर खनिज संसाधन हैं उसको भारत टैप कर सके, उसको एक्सप्लॉइट कर सके। अभी भारत और रूस का जो पारंपरिक व्यापार मार्ग है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। वो इस इधर से होता है, ठीक है ना। ये देखिए कि भारत और जो है रूस कहाँ से व्यापार करते हैं। तो भारत का कोई भी अगर रसिया से कोई परचेसिंग करना होता है, सबसे पहले कहा जाता है गल्फ ऑफ एडन होते हुए, लाल सागर होते हुए, यहाँ स्वेज नहर होते हुए, भूमध्य सागर से फिर कहा जाते हैं काला सागर होते हुए, यहाँ यूक्रेन पहुँचते हैं, ये पहुँच जाते हैं यहाँ। और यही है रूस का शहर जिसको कहते हैं आप सेंट पीटर्सबर्ग। क्या कहते हैं, पीटर्सबर्ग। और आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये रूस का जो क्षेत्र है, यह इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध है। तो ज़्यादातर व्यापार क्या है, अभी यही सीमित है। भारत एक नया व्यापारिक विकल्प के तौर, व्यापारिक रास्ता जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी जान लीजिए। एक नया व्यापारिक रास्ता बनाना चाह रहा है भारत। यहाँ से जो चाबहार बंदरगाह भारत ईरान के साथ विकसित कर रहा है, ईरान के साथ भारत कौन सा बंदरगाह विकसित कर रहा है, चाबहार बंदरगाह। तो भारत की योजना ये है कि जो हम इतना लंबा दूरी तय करते हैं, वो चाबहार बंदरगाह के जरिए इसको यहाँ से थोड़ा सा रेल लाइन से जोड़ा जाए, फिर इस झील से होते हुए यहाँ पहुँच जाए, पश्चिमी यूरोप तक पहुँचा जा सके। अभी ये क्या है, अभी ये जो है प्रपोज्ड है, अभी इस पर काम चल रहा है। इसको नॉर्थ साउथ जो है कॉरिडोर भी कहा जाता है, ठीक है ना, लिंकअप कॉरिडोर कहा जा रहा है, वो अलग बात है। तो हर्षवर्धन श्रृंखला के जो है रूस जाने के दो मायने हैं, हमने समझा। पहला मायना ये है कि भारत और रूस के बीच होने वाले द्विपक्षीय बातचीत को फिर से क्या करें, शुरू करना। दूसरा, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को क्या करना, उसको शुरू करने के लिए जो है योजनाओं पर काम करना, ठीक है ना। रूस के बारे में आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। पहली महत्वपूर्ण बात आपने ये जानी कि रसिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, किस संदर्भ में, क्षेत्रफल के संदर्भ में, ठीक है ना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है, रूस जो है विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश है। दूसरा आपने जाना, मैं आपको बता देता हूं, आपने जाना नहीं अभी, रूस P5 का सदस्य देश है। P5 जो है 60 फार्म है परमानेंट 5 का,
परमानेंट 5 कहते हैं अस्थाई सदस्य देश, अस्थाई सदस्य देश किसके? सुरक्षा परिषद के, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य देश हैं, जिसमें रूस भी एक सदस्य देश के तौर पर शामिल रहा है। सुरक्षा परिषद का आप जानते हैं का पूरे विश्व में कहीं भी कौन सा देश जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, कौन सा अत्याचार कर रहा है, किस देश पर एक्शन लेना है, ये सारा का सारा काम कौन लेता है? ये सारा का सारा निर्णय जो है सुरक्षा परिषद लेता है। और उस सुरक्षा परिषद का एक अस्थाई सदस्य देश है रूस। भारत भी अस्थाई सदस्य होने के लिए जो है बार बार पैरवी कर रहा है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हो पाया है, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था अभी तक क्लोज्ड है। ये 5 देश कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि इसमें और सदस्यों को शामिल न किया जाए, ताकि पूरे वैश्विक परिदृश्य पर हमारा ही महत्व पड़ा रहे। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। आपने भारत रसिया के संबंधों को थोड़ा सा जान लिया। भारत रसिया संबंध तो पढ़ने के लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आपने जो है बारीकी में जान लिया। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आपने समझ लिया कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है। पहले ऑप्शन पर नाम है एस जयशंकर, यह भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है ना, विदेश मंत्री और विदेश सचिव में जो है कम से कम आप थोड़ा सा फर्क कर लीजिएगा। ठीक। अजीत डोभाल क्या है? अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। NSA क्या है? NSA यानी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और एक बात और जान लीजिएगा कि जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं वो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, यानी उनका जो प्रोटोकॉल है वो किसी कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, राज्यसभा में वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र से एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं है? प्रश्न करंट अफेयर से भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। करंट अफेयर से इसलिए है क्योंकि पहले इसका सही विकल्प जान लीजिए। इसका सही विकल्प है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर सही विकल्प इसलिए है क्योंकि राज्यसभा का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इसमें उन्हीं राज्यों से या उन्हीं संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे जहां क्या होगी? विधानसभा होगी। ठीक है ना, जहां क्या होगी? विधानसभा होगी। और वर्तमान में अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान के लिए क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर की विधानसभा को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी इस समय जम्मू कश्मीर में कोई भी विधानसभा नहीं है। जब कोई भी विधानसभा नहीं है तो जम्मू कश्मीर से चुनकर आने वाले जितने राज्यसभा के सदस्य थे वो जब रिटायर हो गए तो अब इस समय जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या हो गई? 0। मैंने 3-4 दिन पहले या कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा से गुलाम नबी जी आज़ाद हो गए, गुलाम नबी आज़ाद जी क्या हो गए? रिटायर हो गए। ठीक है ना, वो कहाँ से थे? वो जम्मू कश्मीर से ही थे। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा तो दिया नहीं गया है, संघ राज्य क्षेत्र है, वो भी बिना विधानसभा का, तो वहां कोई भी राज्यसभा की सीट वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो यह दो प्रकार का प्रश्न हो गया। करंट अफेयर का प्रश्न इसलिए हो गया क्योंकि अभी अभी हाल ही में वहां की राज्यसभा जो सदस्य संख्या है वो क्या हुई है? 0 हुई है। इसके पहले तक थी लेकिन अब क्या हो गई है? 0 हो गई है। और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न इसलिए है, आपको जानना जरूरी है कि राज्यसभा के सदस्य उन्हीं राज्यों आबलिक संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं जहां क्या हो? विधानसभा हो। ठीक है ना, जहां क्या हो? विधानसभा हो। जहां विधानसभा नहीं होगी वहां से राज्यसभा के लिए कोई सदस्य नहीं चुना जाएगा। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर संघ राज्य क्षेत्र है वहां विधानसभा है तो वहां से भी राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन चूंकि वहां विधानसभा है इसलिए वहां से भी संसद के राज्यसभा में कुछ सदस्य जो है चुने जाते हैं। और कौन सा जो है यूनियन टेरिटरी है जहां विधानसभा है? तो एक और यूनियन टेरिटरी है जहां विधानसभा है, उसका नाम है पुदुचेरी।
अब पुदुचेरी का संदर्भ आ गया है तो मैं पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। पुदुचेरी की जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल किरण बेदी, किरण बेदी को वहां के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। अभी कल की ही बात है, कल देर शाम को जो है राष्ट्रपति कार्यालय से एक बयान आया जिसमें बताया गया कि किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से तुरंत हटाया जाता है। उनकी जगह तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ठीक है ना। तो पुदुचेरी एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है, दिल्ली की तरह है, जहां स्वयं की भी एक क्या है, विधानसभा है, ठीक है ना। तो इस तरह पुदुचेरी का भी माहौल गर्म है। लेकिन इसका इस प्रश्न का सही जवाब आपने जाना कि राज्यसभा में वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन से राज्य या संघ क्षेत्र से एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य या संघ क्षेत्र है जहां विधानसभा नहीं है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे झारखंड में भी विधानसभा है, बिहार में भी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि विधानसभा नहीं है इसलिए वहां से अब राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो भैया यह गौरव मिला हुआ है पाकिस्तान को। किसको मिला हुआ है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान जब से T20 मैच शुरू हुआ तब से जो है पाकिस्तान का इस श्रेणी में प्रदर्शन जो है खासकर पिछले 1-2 सालों से बहुत ही बेहतर रहा है। समझ गए ना, पाकिस्तान का T20 मैचों में शानदार प्रदर्शन रहा है। शुरू में तो वेस्ट इंडीज का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान 100 T20 मैच जीतने वाला पहला जो है क्या बन गया है? पहला टीम बन गया है, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? पाकिस्तान। भारत जो है दूसरे नंबर पे है। भारत ने इस समय 85 T20 मैच को जीता है, ठीक है ना। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्या चल रहा था? सॉरी, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच चला था 2 दिन पहले, उस मैच में जो है पाकिस्तान ने बनाया था 169 रन और दक्षिण अफ्रीका 166 रन ही बना सकी, और वह मैच क्या कर लिया? पाकिस्तान ने जीत लिया। तो पाकिस्तान की वह T20 की 100वीं विजय हो गई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण शुरू हुआ? तो कल महाराजा सुहेलदेव की जो है जयंती थी। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य में, कहा उत्तर प्रदेश राज्य में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति कह लीजिए, क्या स्मारक कह लीजिए, स्मारक निर्माण का उद्घाटन किया वर्चुअल तरीके से, ठीक है ना। वहां प्रत्यक्ष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वगैरह भी मौजूद थे, कुछ अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे। तो थोड़ा सा हम जान लेंगे सुहेलदेव के बारे में। सुहेलदेव एक उत्तर प्रदेश के जो है क्षेत्रीय राजा थे कह लीजिए, और इनका जो राज्य क्षेत्र था वो था श्रावस्ती में, ठीक है ना। सुहेलदेव का जो राज्य क्षेत्र था वो श्रावस्ती में सीमित था। 1034 ईस्वी में 1034, ठीक है ना, इसी समय जो है महमूद गजनवी भारत आया था, ठीक है ना। 11वीं शताब्दी में ही महमूद गजनवी भारत आया था। तो महमूद गजनवी का एक ही काम था, भारत की संपत्ति को लूटना और लूट करके फिर ढेर सारा माल लेकर के वापस गजनी चले जाना, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी जब आया था तो वो लूट खसोट का कार्यक्रम चला रहा था। उसी समय जो है बहराइच में, कहा बहराइच में, उसका सेनापति, उसका भतीजा सैयद सलार मसूद, क्या नाम था उसका? सैयद सलार मसूद, वो आया। सैयद सलार मसूद और राजा सुहेलदेव, इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद की सेना को बुरी तरह पराजित किया और बहराइच को क्या किया? बहराइच को इस मुस्लिम आक्रांता के आक्रमण से बचाने में वो सफल रहे। इसलिए उन्हें जो है सम्मानपूर्वक एक हिंदू राजा की पदवी दी जाती है, ठीक है ना। ये जो है ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने बहराइच के क्षेत्र में क्या किया था? मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल किया था, ठीक है ना। ये जो है जातिगत दृष्टिकोण से देखें तो राजभर समुदाय से इनका
संबंध है राजभर समुदाय से, इसलिए थोड़ा सा इस समय पॉलिटिकल रूप से जो है इनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है पॉलिटिकली, क्योंकि राजभरों की एक ऐसी आबादी है जो जिसका अभी तक कोई जो है एकदम कह लीजिए कि कोई दल नहीं है पक्का, ठीक है ना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष थे। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, चर्चा करना उचित नहीं है। आपको सुहेलदेव के बारे में केवल जानना जरूरी है। सुहेलदेव जो है राजभर समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने जो है 1034 ईस्वी में महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सलार मसूद को बहराइच के युद्ध में हराया था, ठीक है ना। तो बहराइच में ही उनके स्मारक का निर्माण कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ? बहराइच में। और ध्यान देने रोचक बात यह है कि बहराइच में भी सैयद सलार मसूद की मकबरा भी है, ठीक है ना। और यह मकबरा भी क्या है? एक पर्यटन स्थल है। बहराइच में ही सैयद सलार मसूद का मकबरा है, वह मकबरा भी क्या है? एक पर्यटन स्थल है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोला है? तो अभी भारत में थोड़ा सा निजीकरण का कार्यक्रम बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है। जब भी स्पेस का नाम आपको आए तो आप उस पर टिक क्या लगाएंगे? इसरो का नाम, क्योंकि स्पेस की गतिविधियों में न तो DRDO का कोई काम है, मतलब काम तो होगा जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपकरण बनाने में, लेकिन प्रमुख रूप से DRDO का कोई काम नहीं है, न तो भाभा एटॉमिक का कोई काम है, और तो विकल्प में दिया नहीं है। ये क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप इस प्रश्न का जवाब जो है बिना पढ़े थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से दे सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप जानते होंगे कि स्पेस एजेंसी के रूप में इसरो काम करता है तो आप तुरंत टिक लगा देंगे भाई सैटेलाइट की बात हो रही है। तो भाभा वाला काम क्या करेगा? भाभा का काम तो एटॉमिक रिसर्च है, परमाणु पर रिसर्च करना है, तो भाभा का कोई काम है नहीं। DRDO का काम क्या है? DRDO का काम है रक्षा उपकरण बनाना, तो यह भी जो है कोई काम नहीं करेगा। ये जो है जो विकल्प बच रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी का काम क्या है? इसी का काम स्पेस से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित इसी का काम है। तो जाहिर सी बात है यही एक ऐसा संगठन होगा जो सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आपने सही विकल्प लगा दिया बिना जाने अपने कॉमन सेंस के आधार पर, और वो सही विकल्प आपने लगाया कि इस समय अगर कुछ नहीं आप जान रहे हैं तो भी आपने टिक लगा दिया कि सैटेलाइट सेंटर को कौन सी निजी कंपनी के लिए दे रहा होगा? वो दे रहा होगा इसरो। इसरो का जो सैटेलाइट सेंटर है उसका नाम भी जान लीजिए आप। इसरो का सैटेलाइट सेंटर का नाम है UR राव। क्या नाम है? UR राव सैटेलाइट सेंटर। UR राव सैटेलाइट सेंटर। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का गठन, इसरो के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। इसरो की चर्चा आई है तो अगर पूछा जाए आपसे कि इसरो का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय या किस विभाग से है, तो आप क्या बताएंगे? ढेर सारे मंत्रालय हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसरो का जो संबंध है वो संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से। किससे संबंध है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से, ठीक है ना। यानी उसका सीधा संबंध है अंतरिक्ष विभाग से। और यह ध्यान दीजिएगा कि इस अंतरिक्ष विभाग का कोई मंत्री नहीं है। इस अंतरिक्ष विभाग को सीधा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं, ठीक है ना। इस अंतरिक्ष विभाग के लिए सीधा कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रधानमंत्री भारत के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो भारत सरकार के किस विभाग का अंग है और 4 विकल्प दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने एक अलग प्रश्न बना दिया आपको। एक बना दिया गया आपको क्या? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या बना दिया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दूसरा हमने बना दिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तीसरा बना दिया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और चौथा बना दिया क्या? चौथा बना दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है ना।
यानी इसरो किसके अधीन आता है? इसरो आता है अंतरिक्ष विभाग के अधीन। यह अंतरिक्ष विभाग, इस अंतरिक्ष विभाग की निगरानी सीधे जो है भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होती है। इस वीडियो के साथ जो है मैं आज के इस सेशन से विदा लेना चाहूँगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएं, इसका लिंक जरूर शेयर करें। अगर आप नियमित रूप से अच्छे तरीके से टारगेटेड वे में परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोचिंग जंक्शन ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।